आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों सवाल बहुत ही आसान है और आपकी किताब में कुछ इस तरह लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें बस इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। हमारे पास यहाँ 5 संख्याएं दी गई हैं। पहली है 140, दूसरी 156, तीसरी संख्या है 3825, चौथी 5005 और पांचवी है 7429। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसे मिलकर हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल उठाते हैं। हमारे पास संख्या है 140। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम बहुत आसान है, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना यानी डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टेप 1, देखिए 140 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है क्योंकि इसके अंत में शून्य है, तो ये सबसे पहले 2 से कटेगी। अगर हम 140 को 2 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 70 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 70 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 70 को 2 से भाग देने पर हमें 35 मिलेगा। स्टेप 3, अब ध्यान दीजिए 35 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 3 और 5 का जोड़ 8 होता है, लेकिन इसके अंत में 5 है, इसका मतलब ये 5 से जरूर कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 गुना 7 बराबर 35 होता है, तो यहां 7 आ गया। स्टेप 4, अब अंत में बचा 7 और हम जानते हैं कि 7 खुद एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 7 से ही कटेगी। 7 एकम 7। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया, फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, चूंकि 2 बार आया है तो इसे हम 2 का स्क्वायर 2 वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो चलिए अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली दूसरी संख्या है 156। तो अब हमें इसके भी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम वही है, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना यानी डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टेप 1, देखिए 156 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है क्योंकि इसके अंत में 6 है, तो ये सबसे पहले 2 से कटेगी। अगर हम 156 को 2 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 78 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 78 है, इसके अंत में 8 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। 78 को 2 से भाग देने पर हमें 39 मिलेगा। स्टेप 3, अब ध्यान दीजिए 39 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता क्योंकि यह एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। क्या ये 3 से कटेगा? इसके अंकों को जोड़कर देखते हैं। 3 और 9 का जोड़ 12 होता है जो 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से जरूर कटेगा। अगर हम 39 को 3 से भाग दें तो 13 आएगा क्योंकि 13 तिया 39 होता है। स्टेप 4, अब अंत में बचा 13 और हम जानते हैं कि 13 खुद एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो दोस्तों हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, चूंकि 2 बार आया है तो इसे हम 2 का स्क्वायर 2 वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो चलिए अब अगली तीसरी प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये संख्या थोड़ी बड़ी है, 3825। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम वही है, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करना शुरू करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए 3825 के अंत में 5 है, इसका मतलब ये एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो ये 2 से बिल्कुल नहीं कटेगी। अब हम 3 से चेक करते हैं। इसके लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 3 + 8 + 2 + 5 = 18 होता है। चूंकि 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से जरूर कटेगी। अगर हम 3825 को 3 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 1275 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 1275 है, फिर से चेक करते हैं कि क्या ये 3 से कटेगा। अंकों का जोड़ 1 + 2 + 7 + 5 = 15 होता है। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये फिर से 3 से कट जाएगा। 1275 को 3 से भाग देने पर हमें 425 मिलेगा। स्टेप 3, अब संख्या है 425, क्या ये अभी भी 3 से कटेगी? अंकों का जोड़ 4 + 2 + 5 = 11 होता है। 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन इसके अंत में 5 है, तो ये 5 से जरूर कटेगा। 425 को 5 से भाग देने पर 85 आएगा। स्टेप 4, अब हमारे पास 85 है, इसके अंत में भी 5 है, तो यह फिर से 5 से जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 17 पंजे 85 होता है, तो 85 को 5 से भाग देने पर हमें 17 मिलेगा। स्टेप 5, अब अंत में बचा 17। हम जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से नहीं सिर्फ 17 से कटेगी। 17 एकम 17। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया, फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं? 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, चूंकि 3 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, तो हम इसे पावर यानी घात में लिखेंगे। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 3825 बराबर 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, 3 वर्ग गुना 5 वर्ग गुना 17।
तो चलिए अब अगली चौथी प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास संख्या है 5005। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम वही है, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए संख्या के अंत में 5 है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि ये विषम है। अब हम 3 से चेक करते हैं। इसके लिए अंकों को जोड़िए, 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 5 = 10 होता है। 10 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन चूंकि अंत में 5 है तो ये 5 से जरूर कटेगी। अगर हम 5005 को 5 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 1001 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 1001 है। यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अंकों को जोड़िए, 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 1 = 2 होता है। 2 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जाएगा। इसके अंत में 1 है तो 2 से भी नहीं जाएगा, और 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या यानी 7 से चेक करेंगे। रफ कॉपी में भाग देकर देखिए। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 तिया 21। हाँ, ये 7 से पूरा पूरा कट गया। 1001 को 7 से भाग देने पर हमें 143 मिलेगा। स्टेप 3, अब संख्या है 143। इसे भी 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अंकों को जोड़िए, 1 जोड़ 4 जोड़ 3 = 8 होता है। 8 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब 7 से चेक करते हैं। 7 दूनी 14 होता है, लेकिन 3 शेष बच जाएगा, तो 7 से काम नहीं बना। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 आती है। चलिए 11 से भाग देकर देखते हैं। 11 एकम 11 बचा 3, बन गया 33, 11 तिया 33। बिल्कुल, ये 11 से कट गया। 143 को 11 से भाग देने पर 13 आएगा। स्टेप 4, अब अंत में बचा 13, और हम जानते हैं कि 13 खुद एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया। फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हम 5005 को कैसे लिख सकते हैं? 5005 = 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहां कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसलिए कोई पावर या स्क्वायर नहीं लगेगा। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 5005 = 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी और सबसे स्पेशल सवाल लेते हैं। हमारे पास संख्या है 7429। ये सवाल थोड़ा जिद्दी है क्योंकि ये आसानी से नहीं कटता। हमें इसमें थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना होगा। स्टेप 1, छोटी संख्याओं से शुरुआत, बेसिक चेक। 2 से, इकाई का अंक 9 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से, अंकों को जोड़िए, 7 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 9 = 22। क्या 22 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से, अंत में 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। स्टेप 2, रफ कॉपी की मेहनत, 7 11 13। अब हमें लाइन से अभाज्य संख्याओं को चेक करना है। चलिए अब 7 से 7429 को भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7, ये तो कट गया। फिर 42 को देखिए, 7 छक 42 भी पूरा कट गया। लेकिन आखिरी में 9 बच गया जो 7 से नहीं कटता। 7 फेल। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, यहां बहुत से बच्चे सोचते हैं, सर 7 के बाद क्या हम 9 से चेक करें? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। और लॉजिक यह है कि जब संख्या 3 से नहीं कटी तो वो 9 से कभी नहीं कट सकती। इसलिए हम सीधे 11 पर जाएंगे। चलिए अब 11 से 7429 को भाग देकर देखते हैं। 74 को देखिए, 11 छक्के 66, शेष बचा 8, यह बन गया 82। अब 11 सत्ते 77, शेष बचा 5, ये बन गया 59। और हम जानते हैं कि 11 पचे 55 होता है, 59 नहीं कटता। 11 फेल। चलिए अब 13 से 7429 को भाग देकर देखते हैं। 74 को देखिए, 13 पचे 65, शेष बचा 9, यह बन गया 92। अब 13 सत्ते 91, शेष बचा 1, ये बन गया 19। और 13 के पहाड़े में 19 नहीं आता। 13 फेल। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17 है। जब हम 7429 को 17 से भाग देंगे तो जादू होगा। 74 को देखिए, 17 चौके 68, शेष बचा 6, ये बन गया 62। 17 तिया 51, शेष बचा 11, ये बन गया 119। और 17 सत्ते 119, पूरा कट गया। हमारा भागफल आया 437। स्टेप 4, अब हमारे पास संख्या है 437। हमें फिर से चेक करना होगा। चूंकि ये पहले 17 से कटा था तो हम 17 से या उससे बड़ी संख्या से चेक करेंगे। हमें वापस 2 3 या 7 पर जाने की जरूरत नहीं है। 17 से, 17 दूनी 34, शेष बचा 9, ये बन गया 97। 17 के पहाड़े में 97 नहीं आता। 19 से, अब अगली संख्या 19 से चेक करें। 43 को देखिए, 19 दूनी 38, शेष बचा 5, ये बन गया 57। और 19 तिया 57, ये भी पूरा कट गया। हमें मिला 23। स्टेप 5, अब अंत में बचा 23।
23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यह सिर्फ 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। अब हमारा काम खत्म। फाइनल आंसर है। तो दोस्तों 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। यहाँ कोई भी संख्या डबल डबल नहीं है, इसीलिए हम इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। प्रश्न संख्या 2 कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणा LCM है। इसमें हमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला नंबर है 26 और 91, दूसरा नंबर है 510 और 92, तीसरा नंबर है 336 और 54। आज हम सबसे पहले इसके पहले नंबर को हल करेंगे। तो दोस्तों, हल शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम करने क्या वाले हैं। पहले में हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। दूसरे में हम HCF और LCM पता करेंगे। तीसरे में हम उस जादुई सूत्र फॉर्मूला से चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो चलिए अब आंसर बनाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इस सवाल को बहुत ही ध्यान से और मजेदार तरीके से हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 26 और 91 को छोटे छोटे भाग में बांटते हैं। सबसे पहले 26 को देखते हैं। जरा इसकी इकाई के स्थान पर देखिए, क्या है? 6 है। और हम जानते हैं कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो 2 से जरूर कटती है। तो चलिए इसे 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, हमें मिला 13। अब बच्चों, 13 एक अभाज्य संख्या है। ये किसी और के पहाड़े में नहीं आती सिवाय खुद के। तो बस 13 एकम 13, यहां यह पूरा हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना 13। अब आते हैं 91 पर। 91 को देखकर कभी कभी समझ नहीं आता कि ये किससे कटेगा, लेकिन घबराइए मत, हम इसे चेक करते हैं। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं बच्चों, क्योंकि इसके पीछे 1 है, विषम संख्या, तो 2 से तो नहीं जाएगा। क्या 3 से कटेगा? हमें रफ में लंबा भाग करने की जरूरत नहीं है। 3 का एक नियम होता है। नियम है, अंकों को जोड़कर देखो। जरा 9 और 1 को जोड़िए। 9 जमा 1 बराबर 10। अब सोचिए, क्या 10 3 के पहाड़े में आता है? 3, 6, 9, 12 नहीं आता ना। तो इसका मतलब ये संख्या 91 भी 3 से बिल्कुल नहीं कटेगी। तो हम अपना समय बचाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या 5 से कटेगा? पीछे न 0 है न 5, तो 5 भी नहीं चलेगा। तो चलिए 7 से कोशिश करते हैं। रफ कॉपी में 7 से भाग देकर देखते हैं। रफ में 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा, ऊपर से उतरा 1, बन गया 21 और 7 तिया 21। अरे वाह, ये पूरा कट गया। हमें मिला 13 और 13 का तो हमें पता ही है, 13 एकम 13। अब इसको लिख सकते हैं 91 बराबर 7 गुना 13। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यह स्टेप समझने के लिए सबसे जरूरी है। हमारे पास गुणनखंड है 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF ऑफ a b गुणा LCM a b बराबर होता है a गुणा b के। इस परिणाम का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमने उनका HCF पहले ही ज्ञात कर लिया है। देखिए बच्चों, यहाँ एक नया शब्द आया है, HCF। चलिए इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब है वो संख्या जो दोनों में मौजूद हो। ऊपर वाली लाइन में देखिए 13 है, नीचे वाली लाइन में देखिए यहां भी 13 है। दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है? सिर्फ 13। अब इसको लिख सकते हैं HCF बराबर 13। देखिए बच्चों, यहां भी एक नया शब्द है LCM। चलिए इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का नियम बहुत प्यारा है। यह कहता है जो दोनों में कॉमन है उसे तो लो ही, लेकिन जो नंबर बच गए हैं उन्हें भी छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेना है। कॉमन कौन था? 13। इसे हमने एक बार लिख लिया। बचा कौन? ऊपर 2 अकेला है और नीचे 7 अकेला है। LCM कहता है इन दोनों को भी साथ में गुणा करेंगे। तो हमारा समीकरण बना LCM बराबर 2 गुना 7 गुना 13। चलिए गुणा करते हैं। पहले छोटे नंबरों को कर लेते हैं। 2 गुना 7 बराबर 14 है। अब बचा 14 गुना 13। आप रफ में आराम से गुणा करें। 14 को 13 से गुणा करने पर आता है 182। अब इसको लिख सकते हैं LCM बराबर 182। हमने HCF और LCM तो निकाल लिया, लेकिन सवाल में हमसे कहा गया है
कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM के। जांच का सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। एक बायां पक्ष यानी LHS। देखिए बच्चों, यह एक नया शब्द है। चलिए इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। हमारी संख्याएं थीं 26 और 91। इनका गुणा करते हैं 26 गुना 91। थोड़ा समय लेकर गुणा करें। इसका उत्तर आया 2366 यानी 2366। दायां पक्ष यानी RHS। देखिए बच्चों, ये भी एक नया शब्द है। चलिए इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। अब जो HCF और LCM हमने निकाला है उनका गुणा करते हैं। HCF 13 गुना LCM 182। 13 गुना 182। पहाड़ा पढ़कर देखें। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104। ये भी बिल्कुल वही आया 2366। देखिए बच्चों, हमारा हिसाब एकदम पक्का है। 2366 बराबर 2366। LHS बराबर RHS। दोनों तरफ बराबर हैं। इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई और यह उत्तर 100% सही है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अगले सवाल को बहुत ही ध्यान से और मजेदार तरीके से हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 510 और 92 को छोटे छोटे भाग में बांटते हैं। स्टेप 1, 510 के गुणनखंड। सबसे पहले 510 को देखते हैं। जरा इसके इकाई के स्थान पर देखिए। क्या है? शून्य है। और हम जानते हैं कि जिस संख्या के पीछे शून्य हो वो 2 से जरूर कटती है। तो चलिए इसे 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 1 और 1 मिलकर बना 11। 2 पच्चे 10। 11 में से 10 गया, फिर 1 बचा। 1 और 0 मिलकर बना 10। और आखिर में 2 पच्चे 10। हमें मिला 255। अब इसके इकाई के स्थान पर 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। क्या 3 से कटेगा? नियम याद है ना? अंकों को जोड़कर देखो। 2 जमा 5 बराबर 12। 12 तो 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से भाग देते हैं। 3 अट्ठे 24। 25 में से 24 गया, 1 बचा। 1 और 5 बना 15। और 3 पच्चे 15। हमें मिला 85। अब 85 के पीछे 5 है तो ये 5 से पक्का कटेगा। 5 एकम 5। 8 में से 5 गया, 3 बचा। 3 और 5 बना 35। और 5 सत्ते 35। हमें मिला 17। अब 17 एक अभाज्य संख्या है। यह किसी और के पहाड़े में नहीं आती। तो बस 17 एकम 17। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। स्टेप 2, 92 के गुणनखंड। अब आते हैं 92 पर। इसके इकाई के स्थान पे देखिए। 2 है तो ये 2 से आराम से कट जाएगा। 2 चौके 8। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 1 और 2 बना 12। और 2 छक्के 12। हमें मिला 46। 46 के पीछे 6 है तो फिर से 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हमें मिला 23। अब बच्चों, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। यह किसी से नहीं कटती। तो बस 23 एकम 23। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23। स्टेप 3, HCF और LCM। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारे पास गुणनखंड है। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23। सबसे पहले HCF के लिए हम देखते हैं कि दोनों लाइनों में कॉमन क्या है। ऊपर देखिए, 1 बार 2 है। नीचे देखिए, यहां भी 1 बार 2 है। दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है? सिर्फ 1 बार 2। इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों में नहीं है। तो HCF बराबर 2। अब LCM का नियम है, जो कॉमन है उसे 1 बार लो और जो बच गए उन सबको भी साथ लो। कॉमन वाला 2 हमने 1 बार ले लिया। अब बचा कौन? ऊपर वाली लाइन में बचे 3, 5 और 17। नीचे वाली लाइन में बचे 2 और 23। इन सबको गुणा में लिख लो। तो हमारा समीकरण बना LCM बराबर 2, ये कॉमन वाला, गुना 2 बचा हुआ, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4। 4 तिया 12। 12 पच्चे 60। अब 60 को 17 से गुणा किया तो आया 1020। और आखिर में 1020 को 23 से गुणा करेंगे।
आप रफ में आराम से गुणा करें। इसका उत्तर आएगा 23,460। तो एलसीएम बराबर 23,460। स्टेप 4, जांच। हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया, लेकिन सवाल में हमसे कहा गया है कि इसकी जांच कीजिए। इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, A गुना B बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहां A पहली संख्या है, यानी A बराबर 510, और दूसरी संख्या है, यानी B बराबर 92। तो चलिए मान रखते हैं। बायां पक्ष यानी A गुना B 510 गुना 92। थोड़ा समय लेकर गुणा करें। इसका उत्तर आया 46,920। दायां पक्ष यानी HCF गुना LCM। HCF है 2 और LCM है 23,460। गुणा करके देखिए। 2 का शून्य में शून्य, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये भी बिल्कुल वही आया, 46,920। देखिए बच्चों, हमारा हिसाब एकदम पक्का है। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। दोनों तरफ बराबर हैं। इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई और ये उत्तर 100% सही है। वेरीफाइड। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अगले सवाल को बहुत ही ध्यान से और मजेदार तरीके से हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 336 और 54 को छोटे छोटे भाग में बांटते हैं। स्टेप 1, 336 के गुणनखंड। सबसे पहले 336, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 से भाग देने पर मिला 168। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, मिला 84। फिर 2 से मिला 42। फिर 2 से मिला 21। अब 21 2 से नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21, और आखिर में 7 एकम 7। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। स्टेप 2, 54 के गुणनखंड। अब आते हैं 54 पर। पीछे 4 है तो 2 से कटेगा। 2 से भाग दिया तो मिला 27। अब 27 2 से नहीं कटेगा, 3 नौवा 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। स्टेप 3, HCF और LCM। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। HCF के लिए कॉमन देखिए, दोनों में एक बार 2 कॉमन है और दोनों में एक बार 3 कॉमन है, तो HCF बराबर 2 गुना 3 यानी 6। अब LCM जो कॉमन है उसे एक बार और बाकी सबको साथ में। कॉमन वाले 2 और 3 को ले लिया, बाकी बचे हुए सारे 2, 7 और 3 को भी गुणा में ले लिया। इन सबका गुणा करने पर हमें मिलेगा 3024। तो LCM बराबर 3024। अब हम अपने सूत्र से इसकी जांच करेंगे। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। यहां A बराबर 336 और B बराबर 54। बायां पक्ष यानी A गुना B 336 गुना 54। रफ में गुणा करें। इसका उत्तर आया 18,144। दायां पक्ष यानी HCF गुना LCM 6 गुना 3024। 6 चौके 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, 6 का शून्य में शून्य और 1 का 1, 6 तिया 18। ये भी आया 18,144। देखिए बच्चों, हमारा हिसाब एकदम पक्का है। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। दोनों तरफ बराबर हैं। इति सिद्धम। वेरीफाइड। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। और तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल को बहुत ही ध्यान से और मजेदार तरीके से हल करते हैं। संख्याएं हैं 12, 15 और 21। स्टेप 1, 12 के गुणनखंड। सबसे पहले 12 को देखते हैं। हमें इसे सबसे छोटी संख्या से काटना है। इसके इकाई के स्थान पर 2 हैं, तो यह 2 से पक्का कटेगा। अब सोचिए 2 के पहाड़े में 12 कब आता है? 2 छक्के 12 यानी 6 बार में।
तो नीचे लिखेंगे 6। अब 6 को देखिए, यह भी एक सम संख्या है, तो यह फिर से 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 2 तिया 6, यानी 3 बार में, तो नीचे लिखेंगे 3। अब 3 आ गया। 3 तो किसी और के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 एकम 3। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। स्टेप 2, 15 के गुणनखंड। अब आते हैं 15 पर। इसके पीछे 5 है, 5 जो विषम संख्या है, तो यह 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। अरे वाह, 15 आ गया। तो 3 पच्चे 15, हमें मिला 5। अब 5 तो अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुना 5। स्टेप 3, 21 के गुणनखंड। अब आते हैं 21 पर। इसके पीछे 1 है, 21 तो 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा? अंकों को जोड़िए, 2 और 1 3 होते हैं। हाँ, यह 3 से जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 सत्ते 21, 7 बार में। अब 7 आ गया। 7 किसी से नहीं कटता, तो 7 एकम 7। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं 21 बराबर 3 गुना 7। स्टेप 4, HCF और LCM। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारे पास गुणनखंड हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5, 21 बराबर 3 गुना 7। सबसे पहले HCF के लिए हमें वह नंबर ढूंढना है जो तीनों में मौजूद हो। ध्यान से देखिए, 12 वाली लाइन में 3 है, 15 वाली लाइन में भी 3 है और 21 वाली लाइन में भी 3 है, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के पास है। इसके अलावा कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो HCF बराबर 3। अब LCM का नियम कहता है जो कॉमन है उसे एक बार लो और जो बच गए उन सबको भी साथ लो। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन था यानी 3, उसे हमने एक बार लिख लिया। अब देखते हैं कौन कौन बच गया, उन्हें छोड़ना नहीं है। 12 वाली लाइन में कौन बचा? 2 बार 2 बचा है। 15 वाली लाइन में कौन बचा? 1 बार 5 बचा है। 21 वाली लाइन में कौन बचा? 1 बार 7 बचा है। इन सबको हम एक साथ गुना में लिख लेंगे, तो हमारा समीकरण बना LCM बराबर 3 कॉमन वाला गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चलिए गुना करते हैं, बहुत आसान है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, यहां तक 60 आ गया। अब 60 को 7 से गुना करना है। इसके लिए रफ कॉपी की जरूरत नहीं है, बस 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 सत्ते 42 और 60 वाला शून्य इसके पीछे लगा दीजिए, तो यह हो गया 420। तो LCM बराबर 420। अतः पहले सवाल का उत्तर है HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। यह हमारा फाइनल उत्तर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पिछले वाले से भी ज्यादा मजेदार है। संख्याएं हैं 17, 23 और 29। 17 के गुणनखंड। सबसे पहले 17 को देखिए, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। 3 में? नहीं। बच्चों, 17 एक ऐसी संख्या है जो बहुत जिद्दी है। ये किसी के पहाड़े में नहीं आती, ये सिर्फ खुद से कटती है। तो 17 एकम 17। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 17 बराबर 17 गुणा 1। 23 के गुणनखंड। अब आते हैं 23 पर। जरा सोचिए, क्या आपने किसी पहाड़े में 23 को देखा है? बिल्कुल नहीं। 23 भी 17 की तरह ही है, ये भी किसी से नहीं कटता। तो 23 एकम 23। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 23 बराबर 23 गुणा 1। 29 के गुणनखंड। अब बारी है 29 की। ये भी वही कहानी है। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो 29 एकम 29, इसे भी लिख लेते हैं, 29 बराबर 29 गुणा 1। HCF और LCM। अब आप सब बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखिए, यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हमारे पास है 17, 23 और 29। सबसे पहले HCF कहता है मुझे वो चाहिए जो तीनों के पास हो। लेकिन यहां देखिए, तीनों नंबर अलग अलग हैं, कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा।
तो याद रखिए बच्चों, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो एक हमेशा वहां होता है, क्योंकि एक सबके साथ होता है। तो HCF बराबर 1। अब LCM का दिल तो बड़ा है ही। वो कहता है जब कुछ कॉमन नहीं है तो मैं सबको साथ ले चलूंगा। तो 17 को भी ले लिया, 23 को भी ले लिया और 29 को भी ले लिया। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। LCM बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। चलिए अब इनका गुणा करते हैं। इसमें थोड़ा सा रफ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले 17 और 23 का गुणा करते हैं। 17 तिया 51, 17 दूनी 34। इनको गुणा करने पर आएगा 391। अब इस 391 को 29 से गुणा करना है। आप आराम से अपनी कॉपी में गुणा कीजिए। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा, वो है 11,339। तो LCM बराबर 11,339। अतः दूसरे सवाल का उत्तर है HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। ये हमारा फाइनल उत्तर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रश्न के तीसरे और आखिरी सवाल पर आते हैं। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए तीसरे सवाल को बहुत ही ध्यान से हल करते हैं। संख्याएं हैं 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड। सबसे पहले 8 को देखते हैं। ये एक सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 चौके 8 यानी 4 बार में, तो नीचे लिखेंगे 4। अब 4 को देखिए, 2 के पहाड़े में 4 कब आता है? 2 दूनी 4 और आखिर में 2 बचा तो 2 एकम 2। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड। अब आते हैं 9 पर। ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 तिया 9, हमें मिला 3। अब 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 एकम 3। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड। अब आते हैं 25 पर। इसके पीछे 5 है तो ये 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 पच्छे 25, हमें मिला 5। अब 5 भी एक अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं, 25 बराबर 5 गुणा 5। HCF और LCM। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारे पास गुणनखंड है 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3, 25 बराबर 5 गुणा 5। सबसे पहले HCF के लिए हमें वो नंबर ढूंढना है जो तीनों में मौजूद हो। ध्यान से देखिए, 8 वाली लाइन में सारे 2 हैं, 9 वाली लाइन में सारे 3 हैं और 25 वाली लाइन में सारे 5 हैं। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो याद रखिए बच्चों, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो एक हमेशा कॉमन होता है। तो HCF बराबर 1। अब LCM का नियम कहता है जो कॉमन है उसे लो और जो बच गए उन सबको भी साथ लो। यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हम सभी संख्याओं को गुणा में ले लेंगे। 8 के सारे नंबर ले लिए, 9 के सारे नंबर ले लिए और 25 के सारे नंबर ले लिए। तो हमारा समीकरण बना LCM बराबर 8 गुणा 9 गुणा 25। चलिए गुणा करते हैं। इसे आसान तरीके से करेंगे। पहले 8 और 25 का गुणा कर लेते हैं। 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 25 अट्ठे 200। अब इस 200 को बचे हुए 9 से गुणा करना है। इसके लिए रफ कॉपी की जरूरत नहीं है, बस 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18 और 200 वाले वो 2 शून्य इसके पीछे लगा दीजिए। तो ये हो गया 1800। तो LCM बराबर 1800। अतः तीसरे सवाल का उत्तर है HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। ये हमारा फाइनल उत्तर है। चौथे सवाल को बहुत ही गहराई से समझते हैं। ये सवाल दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें गुणा और भाग का बहुत अच्छा खेल है। सबसे पहले सवाल को एक बार फिर ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न है, HCF 306 और 657 का बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या दिया है? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 और इन दोनों का HCF हमें पहले से निकालकर दिया गया है, जो है 9। हमें बस इनका LCM पता करना है। सूत्र का प्रयोग।
बच्चों, गणित में एक बहुत ही खास नियम होता है। ये नियम कहता है कि अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो वो उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो हमारा सूत्र बना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। समीकरण बनाना। अब चलिए इस सूत्र में हम अपने नंबर फिट करते हैं। पहली संख्या की जगह लिखेंगे 306 गुणा दूसरी संख्या की जगह लिखेंगे 657 बराबर HCF की जगह लिखेंगे 9 और गुणा LCM वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि वो हमें ढूंढना है। हल करने की प्रक्रिया। अब हमें LCM को अकेला छोड़ना होगा, तो जो 9 LCM के साथ गुणा में बैठा है उसे हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। नियम के अनुसार जब गुणा वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में यानी बटे में चली जाती है। तो अब हमारा नया समीकरण ये बना LCM बराबर 306 गुणा 657 और पूरे के बटे में 9। काटना यानी भाग देना। अब यहां सबसे जरूरी काम है संख्याओं को काटना। हम 306 को 9 से काटेंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। 306 में सबसे पहले 30 को देखिए, 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 तिया 27, 30 में से 27 गए तो हमारे पास 3 बचे। ये बचा हुआ 3 आगे वाले 6 के पास जाकर लग गया तो वो बन गया 36। अब 9 का पहाड़ा फिर से पढ़िए। 9 चौके 36, तो पूरा कट गया, यानी 306 को 9 से काटने पर हमें मिला 34। गुणा करना। अब देखिए हमारे पास क्या बचा। हमारे पास बचा है 34 गुणा 657। अब आपको अपनी रफ कॉपी में इन दोनों का गुणा करना है। ये गुणा थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे आराम से कीजिए। 34 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है इसलिए हम साधारण तरीके से गुणा करेंगे। जब आप 657 को 34 से गुणा करेंगे तो आपको एक बड़ी संख्या मिलेगी। वो संख्या है 22,338। तो LCM बराबर 22,338। अतः इस सवाल का सही और पूरा उत्तर है LCM बराबर 22,338। ये हमारा फाइनल उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल। सबसे पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमारे पास दिया गया संख्या है 6। हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़िए। 2 तिया 6, तो हम लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3। तुलना करना। अब बहुत ध्यान से देखिए, 6 के गुणनखंड में 2 तो मौजूद है, लेकिन क्या यहाँ 5 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ 5 गायब है। और गणित का नियम कहता है कि बिना 5 के कोई भी संख्या 0 पर खत्म नहीं हो सकती। चाहे आप 6 को कितनी भी बार गुणा कर लें, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। निष्कर्ष। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 की घात n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। उदाहरण से समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 0 के लिए 5 क्यों जरूरी है? तो चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। बच्चों, गणित में 0 तभी आता है जब 2 और 5 की पक्की दोस्ती होती है। जैसे 10 को देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 पंजे 10। देखिए यहाँ 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए पीछे 0 आया। जैसे 20 को देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। यहाँ भी 2 और 5 की जोड़ी है, इसलिए 0 आया। अब जरा 8 को देखिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 गायब है, इसलिए 8 के पीछे 0 नहीं आता। एक और संख्या देखिए, 15। इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 पंजे 15। यहाँ 5 तो है, लेकिन उसका दोस्त 2 गायब है, इसलिए इसके पीछे भी 0 नहीं आता। तो हमने क्या सीखा? 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट। अगर अभी भी किसी बच्चे को यकीन नहीं हो रहा तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम 6 और 10 दोनों को गुणा करके देखते हैं कि जीतता कौन है। पहले 6 को चेक करते हैं। अगर घात 1 हो, 6 एकम 6, पीछे 6 आया। अगर घात 2 हो, 6 गुणा 6 बराबर 36, पीछे फिर से 6 आया। अगर घात 3 हो, 36 गुणा 6 बराबर 216, अरे यहां भी पीछे 6 आया। अगर घात 4 हो, 216 गुणा 6 बराबर 1296, यहां भी 6 ही आया। अगर घात 10 हो तो संख्या आएगी 6,04,66,176। बाप रे, इतनी बड़ी संख्या, लेकिन देखिए पीछे 6 ही आया। देखा आपने, 6 हार गया, उसके पीछे 0 नहीं आया। अब चलिए 10 को चेक करते हैं। अगर घात 1 हो, 10 एकम 10, अरे वाह, पीछे 0 आया। अगर घात 2 हो, 10 गुणा 10 बराबर 100, यहां भी पीछे 0 आया। अगर घात 3 हो, 100 गुणा 10 बराबर 1000, यहां भी 3 0 आए।
जादू समझ आया? 10 के पीछे 0 इसलिए आया क्योंकि 10 के पास 5 है, और 6 के पीछे 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि 6 के पास 5 नहीं है। फाइनल उत्तर। अतः हमारा सिद्ध हुआ कि ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा फाइनल उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? बच्चों डरिए मत, ये सवाल दिखने में बहुत बड़ा और डरावना लगता है। ये बस एक शेर की खाल ओढ़े हुए बिल्ली है। भाज्य संख्या क्या होती है? सवाल शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात दिमाग में बिठा लीजिए। गणित में संख्याएं दो तरह की होती हैं। पहली अभाज्य, ये बहुत जिद्दी होती है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे 2, 3, 5, 7। दूसरी भाज्य, ये बहुत मिलनसार होती हैं, ये दूसरों के पहाड़े में आती हैं। उदाहरण देखिए, जैसे संख्या 4 को लीजिए। क्या 4 भाज्य है? हाँ, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आती है। 2 दूनी 4। जैसे संख्या 6 को लीजिए, ये 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी। तो जो दूसरों के पहाड़े में आ जाए वही भाज्य संख्या है। पहचानने का तरीका, अगर हम किसी संख्या में से कोई नंबर कॉमन बाहर निकाल सकें तो समझ जाओ कि वो भाज्य संख्या है, क्योंकि कॉमन निकलने का मतलब ही है कि उसके अंदर कोई और नंबर छुपा बैठा है। पहला भाग, तो चलिए इसी लॉजिक से हम पहला भाग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया गया है पहली संख्या बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। बच्चों यहां ध्यान से देखिए, यहां प्लस का निशान एक दीवार की तरह खड़ा है। दीवार के इस तरफ भी 13 है और दीवार के उस तरफ भी 13 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 13 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। और अभी मैंने बताया था कॉमन निकल गया मतलब ये भाज्य है। फिर भी हम इसे पूरा हल करेंगे। जब 13 बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? अंदर बचा 7 गुणा 11 प्लस 1। अब चलिए गुणा को ध्यान से समझते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखिए 7 और 11 है। 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़िए। 7 गुणा 11 बना 77। अब इस 77 में वो बचा हुआ 1 जोड़ दीजिए। 77 प्लस 1 बन गया 78। तो हमारी संख्या बन गई 13 गुणा 78। लेकिन रुकिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ। इस 78 को हम और तोड़ सकते हैं। अगर हम 78 के टुकड़े करें तो ये 13 के पहाड़े में आता है। 13 छक 78। और 6 को भी तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6। तो 78 के पूरे टुकड़े बने 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हमारी पूरी लाइन बन गई 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। निष्कर्ष, तो परीक्षा में हम लिखेंगे, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है जो कि 13, 2 और 3 से विभाजित है। दूसरा भाग, अब इसी प्रकार हम दूसरे भाग को हल करेंगे। हम लिखेंगे, दिया गया है दूसरी संख्या बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहां भी वही खेल है। प्लस के निशान को देखिए, दोनों तरफ 5 मौजूद है, तो हम यहां भी 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब 5 बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? अंदर बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ध्यान दीजिए, 5 की जगह अब 1 बचा है। अब अंदर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। हम पीछे से छोटे नंबरों से शुरू करेंगे ताकि गुणा करना आसान हो जाए। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। यहां तक आ गया 24। अब 24 को अगले नंबर 6 से गुणा कीजिए। 24 छक 144। अब आखिर में इस 144 को सबसे बड़े नंबर 7 से गुणा कीजिए। अगर हम रफ में गुणा करें तो 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, इस तरह करते हुए तो आएगा 1008। अब इसमें वो आखिरी वाला 1 जोड़ दीजिए। 1008 प्लस 1 ये बन जाएगा 1009। तो हमारी संख्या बन गई 5 गुणा 1009। निष्कर्ष, तो परीक्षा में हम लिखेंगे, दी गई संख्या 5 और 1009 से विभाजित है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। ये हमारा फाइनल उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बच्चों घबराइए मत, ये सवाल दिखने में एक लंबी चौड़ी कहानी जैसा लगता है, पर असल में ये बहुत ही छोटू सा सवाल है। बस इतना समझ लीजिए, ये एक रेस हो रही है। सोनिया थोड़ा धीरे भाग रही है, उसे 18 मिनट लगते हैं। रवि बहुत तेज भाग रहा है, उसे सिर्फ 12 मिनट लगते हैं।
अब सवाल ये है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए जहां दोबारा मिलने की बात हो या घंटियां एक साथ कब बजेंगी की बात हो, तो हमें बस एक ही काम करना है, हमें निकालना है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोबारा मिलने के लिए हम एलसीएम ही क्यों निकालते हैं। तो चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, ए और बी। ए को एक चक्कर लगाने में 2 मिनट लगते हैं, बी को एक चक्कर लगाने में 3 मिनट लगते हैं। अब ए का टाइम देखिए, 2 का पहाड़ा। पहला चक्कर पूरा हुआ 2 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा हुआ 4 मिनट में, तीसरा चक्कर पूरा हुआ 6 मिनट में। अब बी का टाइम देखिए, 3 का पहाड़ा। पहला चक्कर पूरा हुआ 3 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा हुआ 6 मिनट में। अरे वाह, देखिए 6 मिनट पर दोनों एक साथ आ गए। और गणित में 2 और 3 का एलसीएम भी 6 ही होता है, इसलिए जब भी मिलने की बात हो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। हल। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया गया है सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। अब हम इन दोनों संख्याओं 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली संख्या, सबसे पहले हम 18 को लेते हैं। चलिए 18 को तोड़ते हैं। 2 नम्मा 18, फिर 9 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 गुणा 3 गुणा 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। दूसरी संख्या, अब हम 12 को लेते हैं। चलिए 12 को तोड़ते हैं। 2 छक 12, फिर 6 को तोड़ेंगे, 2 तिया 6। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अब एलसीएम निकालने का नियम याद है ना बच्चों? जो बॉस है यानी जिसकी पावर यानी घात सबसे ज्यादा है, हम उसे चुनेंगे। 2 को देखिए, 18 के पास एक 2 है, लेकिन 12 के पास 2 बार 2 है, तो हम ज्यादा वाला उठाएंगे यानी 2 की घात 2। अब 3 को देखिए, 12 के पास एक 3 है, लेकिन 18 के पास 2 बार 3 है, तो यहां भी हम ज्यादा वाला उठाएंगे यानी 3 की घात 2। तो हमारा एलसीएम बना 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब चलिए आराम से गुणा करते हैं। 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9। अब बस 4 और 9 का गुणा कर दीजिए, 4 नम्मा 36। लो, आ गया हमारा उत्तर। इसका मतलब है कि 36 मिनट बाद वो दोनों उसी शुरुआती जगह पर फिर से मिल जाएंगे। फाइनल उत्तर। तो परीक्षा में हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, 18 और 12 का एलसीएम 36 है। अतः सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करने के 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और बस ये प्रश्नावली यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।